उनका भी शुक्राना अ, उनका भी शुक्राना क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया। गुरुजी से प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दें कि सत्संग पूरा कर सकूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, बोलने में दिक्कत होती है। पर अभी तक तो जभी भी सत्संग करने की बारी आई है, गुरुजी ने इतनी शक्ति प्रदान की है कि मैं सत्संग कर सकूँ। नहीं तो मेरे लिए 4-5 मिनट से ज़्यादा बोलना मुश्किल है। आज भी गुरुजी से प्रार्थना है कि हम सत्संग अच्छी तरह से कंप्लीट करें, हमको वो वैसा बुलवाएँ। बड़ा मंदिर खुल चुका है और एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और अब संगत भारी मात्रा में बड़े मंदिर के गुरुजी के दर्शन करने के लिए वहाँ जा रही है। तो मैं सत्संग यहीं से शुरू करूँगा। अभी 15th फ्राइडे की बात है, लास्ट 15th फ्राइडे की बात है। हमारा लड़का शरद, वो विंग कमांडर है एयरफोर्स में, फाइटर पायलट है। सो वो किसी काम के लिए 15th और 16th दैट इज़ फ्राइडे एंड सैटरडे के लिए यहाँ नोएडा आया था लखनऊ से। ही इज़ पोस्टेड एट लखनऊ। सो 15th मॉर्निंग को पहुँचा था, तो अपना काम खत्म किया तो कह रहा था कि भई बड़े मंदिर का चलें, गुरुजी के दर्शन करे हुए टाइम हो गया, तो चलिए। शाम को कुछ काम था और उन्होंने कहा कि वहाँ से हम बड़े मंदिर निकल जाएँगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि पता लगा कि भई इस वक़्त मंदिर में बहुत भीड़ है और पार्किंग अब बाहर ही हो रही है मेन रोड पे। वहाँ से शटल सर्विस से अंदर जाना है और फिर शटल सर्विस से फिर जहाँ जहाँ जोड़े रखते हैं, वहाँ तक जाना, फिर वहाँ से मेन गेट में आना, मेन गेट से अंदर जाना, लाइकवाइज़। ये मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात है क्योंकि मुझे 5-7 मिनट से चलने के बाद मेरी ब्रेथलेसनेस हो जाती है बहुत बुरी तरह से। तो मैंने कहा कि शरद, तुम और मम्मी अपनी मेरी आंटी रजनी के साथ चले जाओ, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो उन्होंने बेमन से खैर ये दोनों के दोनों गए, काम निपटाया। जब मंदिर जाने लगे तो उनका फिर फ़ोन आया कि नहीं आप भी चलो। शरद बोला कि गुरुजी जैसा करेंगे, गुरुजी अपने आप देखेंगे, लेट्स लीव इट ऑन गुरुजी कि कहाँ क्या करते हैं, तो लेट्स गो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने मुझे पिकअप कर लिया, तो हम तीनों के तीनों इस फ्राइडे को 15th को वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे। जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्होंने मेन रोड के ऊपर से यू टर्न करके पार्किंग प्लेस की तरफ जाने को कहा। हमने यू टर्न लिया। पार्किंग प्लेस में अंदर जाने की जगह के लिए जो वहाँ सेवादार खड़े थे, जब हम आए तो वहाँ से हट गए। हम सीधा निकल के मंदिर की गली की तरफ मुड़ गए। वहाँ जो सेवादार थे, उन्होंने भी किसी ने नहीं रोका। फिर हम पूरा मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद वहाँ जो सेवादार खड़े थे, उन्होंने कहा, "ठीक है, आप इनको ड्रॉप कर दीजिए और यू टर्न लेके आप बाहर पार्क करके फिर वापस आइए।" उन्होंने कहा, "ठीक है।" तो मैं और रजनी, हम दोनों कार से उतरे और कि भई हम उतर जाते हैं और तुम बाहर पार्क करके आ जाओ जब तक हम इंतज़ार करते हैं। हम जैसे ही कार से बाहर उतरे, एक सेवादार आए, वो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो? बाहर क्यों निकल रहे हो? कार में बैठो और इस तरफ कहाँ, बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हो? ये राइट साइड में मुड़ो और वो यहाँ पार्क करो। हम हैरान कि अभी तो जाने का हुक्म हुआ है कि बाहर जाके पार्क करें। हम अंदर बैठ गए और उन्होंने कार जो मेन गेट है मंदिर का, बड़े मंदिर का, उससे एग्ज़ैक्टली 10 से 15 फीट, जस्ट 15 फीट वहाँ उन्होंने कहा, "आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करिए।" हमने वहाँ पार्क करी क्योंकि बिल्कुल गेट के साथ थी। वहीं हमने अपने जूते, चप्पल वहाँ उतारे, जोड़े उतारे और वहीं से उन्होंने एंट्री दे दी। ए 10 से 15 फीट दूरी से हम गुरुजी ने वो पार्क करवाई कार और अंदर गए।
और अंदर भी जहाँ-जहाँ गए, जो सेवादार थे उन्होंने देखा कि या तो सीनियरिटी के हिसाब से देखा या जैसे भी देखा, उन्होंने मिनिमम रास्ता देने के लिए वो खोलते गए कि स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट चलते रहो, हमको कहीं भी घूम के नहीं जाना पड़ा। तो इस तरह पूरा मंदिर हम गए और बड़े मंदिर में मेन हॉल में भी प्रभु की कृपा, गुरु जी की कृपा, वहाँ कुछ मिनट खड़े होने को भी मिल गया, जो कि नॉर्मली वैसे लाइन चलती रहती है। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, वो ही प्लान कर देते हैं। मेरे में जिसमें हिम्मत नहीं है 5-7 मिनट चलने की, उन्होंने ऐसा अरेंज किया, ऐसा अरेंज किया कि मतलब कि थ्योरेटिकली भी हम चाहें पेपर पे कि हमको ये फैसिलिटी मिल जाए तब हम चले जाएँ। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, गुरुजी ने स्वयं खुद ऐसी ऐसी हमें इतने साल हो गए मंदिर जाते हुए, वहाँ पार्किंग जहाँ उन्होंने गेट के पास इतनी करी, आज तक किसी को पार्क करते नहीं देखा हमने, ना अलाउड है किसी को कभी भी। गुरुजी की महिमा और बड़े अच्छे दर्शन हुए और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हुआ, पता ही नहीं लगा कि इतना चल के आए हैं या बड़े मंदिर होके आए हैं। तो ये भी हमने शरद को कहा कि अच्छा कहा कि तुमने कि काहे की चिंता करते हैं, गुरुजी अपने आप करेंगे और उसकी बात बिल्कुल सच निकली। गुरुजी ने इस तरह का अरेंजमेंट किया जिसको हम थ्योरेटिकली भी नहीं सोच सकते कि इतना सुविधा मिलेगी। इसी से रिलेटेड एक मैं पहला सत्संग आज आपसे शुरू करते हैं। इसको मैं चेन्नई सत्संग कहता हूँ। उस वक़्त जो शरद मेरा लड़का है वो विंग कमांडर है, फाइटर पायलट है। तो वो उस वक़्त चेन्नई में पोस्टेड था। ये नवंबर 2015 की बात है। नवंबर 2015 की बात है, जब चेन्नई में बहुत बारिश हुई थी और बहुत फ्लड्स आए थे चेन्नई में उसमें। तो उस टाइम वो वहाँ चेन्नई में एयरफोर्स के स्टेशन पे पोस्टेड था। तो ये तब की बात है नवंबर की। तो एक दिन शायद ये संडे था, छुट्टी का दिन, मॉर्निंग में शायद उनके एयरफोर्स स्टेशन पे जहाँ ये रेजिडेंशियल एरिया वहाँ लाइट चली गई। तो उन्होंने आपस में कहा कि भई हल्की सी बारिश हो रही है और ये लाइट भी नहीं है, क्यों ना सिटी की तरफ चला जाए और सिटी के अंदर हम कुछ शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे और कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद पूरा दिन स्पेंड करके देन वी विल रिटर्न एंड बाय द टाइम लाइट वाइट भी आ जाएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। छुट्टी का दिन तो था ही। तो वो दैट संडे मॉर्निंग वो सिटी आ गए। उस वक़्त ख़ास ऐसी कोई बारिश नहीं थी, सड़कों पे भी पानी कोई ख़ास नहीं था, तो वो आ गए। तो पूरा दिन उन्होंने वहाँ सिटी में ही गुज़ारा। रात के लगभग 10 बजे उन्होंने स्टार्ट किया वापस आना अपने एयरफोर्स स्टेशन के लिए। जब वो वहाँ से स्टार्ट हुए, तब वो कह रहे हैं कि सड़क के ऊपर हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई और सड़क के ऊपर अप्रॉक्सिमेटली 5-6 इंच पानी था। तो वो तो कुछ बात नहीं थी 5-6 इंच पानी का। उनके पास स्विफ्ट गाड़ी थी, तो गाड़ी के अंदर शरद, उनकी वाइफ प्रतीक्षा और उनकी डॉटर सिया पीछे वाली सीट पे बैठी थी। तो वो जैसे-जैसे चले, उसी वक़्त बारिश तेज़ होने लगी और कहीं से पानी आने लगा और पानी का लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ी-सी देर में ही, थोड़ी-सी कुछ ही मिनटों के अंदर वो इतनी तेज़ फ्लड जैसे पानी आया, तेज़ बारिश हुई कि वो पानी बढ़ता-बढ़ता टायर्स के तक लेवल पे पहुँच गया। जैसे ही वो वाटर का लेवल इतना इंक्रीज़ हुआ और तेज़ बारिश थी, तो आगे की गाड़ियों का जो इंजन था, जितनी भी कारें थी और व्हीकल्स थे, उनके इंजन फ्लेम आउट हो गए, वो सब रुक गई और पानी बढ़ता गया और इनका इंजन भी स्टॉप हो गया। कार स्टॉप हो गई। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी चारों तरफ और पानी का लेवल बढ़ रहा था और वो व्हील लेवल के भी ऊपर आ गया था। तो शरद ने प्रतीक्षा को कहा कि ये तुम स्टीयरिंग सँभालो, मैं पानी में उतर के धक्का देके हम कार को साइड पे कर लेते हैं, फिर देखी जाएगी क्योंकि अभी ये तो पानी चला गया, तो अब तो स्टार्ट होने का मुश्किल है, फिर देखते हैं क्या करते हैं, पर हम सड़क के बीच में से साइड पे तो हो जाएँ। तो वो थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो सारा पानी अंदर आ गया, सीट तक के लेवल तक पानी आ गया, कार भी हिलने लगी, इतना पानी आ गया। समझ में नहीं आया कि अब क्या करेंगे? तभी संगत जी
साइड के उनके लेफ्ट साइड कार में एक वैन आती है, एक वैन आके खड़ी होती है और उसमें से कोई एक बंदा निकल के आते हैं और लेफ्ट साइड वाली जो विंडो है उस पे से मुंह करके क्या कहते हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोले और उसके बीच में कुछ वर्ड हेल्प हेल्प उनको जो समझ में आया। उन वो क्या कह रहा था ये तो समझ में नहीं आया क्योंकि वो शायद लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, पर हेल्प हेल्प का जब वर्ड सुना तो उन्होंने कहा यस 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 वी नीड हेल्प। तो वो एकदम सिर हिलाया गया और तुरंत उसकी जो वैन वैन थी, पिकअप वैन जिस टाइप का व्हीकल था, उसमें से फट से रस्सी आई और कार के आगे उसने बांधी और शरद उसके साथ आगे उसकी वैन में बैठ गया और प्रतीक्षा ने स्टीयरिंग व्हील संभाला। तो उसने कहा कि हम टो करके लेके जाएंगे और उसने टो करके इनकी कार को ले जाना शुरू किया। संगत जी, जिस पानी के अंदर hundreds of vehicles were stranded because of that high water level और इतना फ्लड आया हुआ था, उस वक्त तेज बारिश थी। उसी उसी जगह जहां आगे सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, वो अपनी वैन और ये वैन के पीछे रस्सी से टो करता हुआ इनकी स्विफ्ट गाड़ी चलने लगी और वो लेता गया, कैसे ले गया पता नहीं। ये हम भी बार बार पूछते हैं, कहेंगे हमें भी नहीं पता कि कैसे लेके गया, पर वो उस गाड़ी वो पूरे फ्लडेड वाटर में से सड़कों पे से लेता गया और एयरफोर्स स्टेशन काफ़ी दूर है, वहाँ ड्राइव करके गया और वो एयरफोर्स स्टेशन थोड़ा एलिवेटेड जगह पे है, तो वहाँ पानी नहीं था। तो वो पूरा ड्राइव करके कार को टो करते हुए वो पूरा इनके स्टेशन पे ले गया, स्टेशन के बाद इनके घर पे घर तक ले गया और घर के साथ जो गैरेज था उसके आगे उसने उसको खड़ी कर दी गाड़ी को। जैसे ही उसने गाड़ी को खड़ी कर दी, वहाँ पानी कुछ था नहीं, सेफली वो वहाँ पहुँच गए। शरद एकदम वैन में से उतरा, एकदम पीछे देखने के लिए कि प्रतीक्षा और सिया सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो पीछे टो होते हुए आ रहे थे। तो उसने वैन में से निकल के पीछे से गाड़ी में पूछा तुम ठीक हो कि नहीं, उन दोनों को निकालने के लिए दरवाज़ा खोला और इस काम में कुछ टेंस ऑफ सेकंड्स लगे होंगे कुछ। और फिर सोचा कि पीछे मुड़ के उसको थैंक यू कर दूं जो लेके आया है और कुछ दे दें। करके उनको नीचे उतार के जैसे ही वो मुड़ा तो वहां ना कोई ट्रक था, ना वो आदमी था जो लेके आया था, ड्राइवर था, कोई भी नहीं था। उनकी कार बस में ऐसे कैसे गैरेज के आगे खड़ी थी। कब में उसने रस्सी खोली, कब रस्सी खोल के उसमें रखा, कब उसने उसको कार को अपनी वैन को स्टार्ट किया, कब वहां से चला, कुछ आइडिया नहीं, इनको कुछ आभास भी नहीं हुआ, हल्का सा भी उनको मालूम भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अगर वो स्टार्ट भी करता हमें पता लग जाता कि हाँ भाई इसने स्टार्ट कर दिया है। रस्सी खोलने में भी टाइम लगता है एंड ही वुड हैव हार्डली टेकन लेस देन ए मिनट एंड व्हेन वी टर्न्ड अराउंड देयर वाज नोबडी। ही लुक्ड अराउंड एयरफोर्स स्टेशन के आगे काफी देखा उसने इधर उधर जाके, बट नोवेयर देयर वाज ए वैन और ना ड्राइवर, किसी का पता नहीं था। ये गुरु जी की महिमा थी, क्लियर था कि वो गुरु जी हैं। गुरु जी कौन कौन से वेश में कैसे कैसे आते हैं और मतलब माइंड बॉगलिंग कि पानी में से वैन में से अपने आप बांध के लेके आना और वहां आने के बाद घर तक पहुंचा के आने के बाद सब चीजें अदृश्य हो जाना, ये गुरु जी की महाकृपा है। ये इस सत्संग को, ये तो घर में हुआ, इस तब हमें उस श्रद्धा एक्सप्रेस की याद आती है, सत्संग की फेमस सत्संग जब गुरु जी ने श्रद्धा एक्सप्रेस दिल्ली से कटरे तक चलाई थी। तो मन में अच्छा भी लगता है और ये भी लगता है कि अद्भुत लीला है हमारे जी की, गुरु जी की, कि आ, जिनका कोई वर्णन नहीं है। मतलब कितना क्लियर कि कार को टो लेके जाना कितने माइल्स, उसके बाद घर तक पहुंचा के गायब हो जाना, ये एक इसको झुटलाया नहीं जा सकता किसी भी तरह से। इसी कार से रिलेटेड एक और मैं सत्संग बताता हूँ जो हमारे साथ ये हुआ। ये तकरीबन बात होगी 2011 की। 2011 में हमारे पास इलेक्ट्रिक कार रेवा जो थी उस वक्त चली थी, 2010 में चली थी शायद, 2011 में हमने उसको
या 2010 में हमने उनको लिया था, परचेज की थी। इलेक्ट्रिक कार थी वो, छोटी सी कार, आपको याद हो, छोटी सी बिल्कुल, 2 सीटर थी, आगे 2 सीट थी, एक पीछे बैक में, कंप्लीट 3 सीटर्स थी। और वो फुल चार्ज में 70 किलोमीटर्स देती थी, 65 टू 70 किलोमीटर्स, दैट वाज द काइंड ऑफ माइलेज फुल चार्ज में वो देती थी एक बारी। और हमने यहाँ से लेके मंदिर का, घर से बिल्कुल नापा था डिस्टेंस, बारी बारी ट्रेवल करके, कि इस रास्ते से जाएं तो इसका कितना किलोमीटर। तो हमें जो हमने रास्ता चूज किया उसमें एग्जैक्टली 30.1 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स का रास्ता जो चूज किया, वो हमारे घर के से लेके पार्किंग प्लेस तक का पूरा मंदिर का 30 किलोमीटर्स था। तो हमने कहा 30 + 30, आने जाने का 60, we will have 5 to 10 kilometers of margin with रेवा कार। So we were happy about it, क्योंकि स्ट्रेट जाना स्ट्रेट आना। तो हम बड़े मंदिर रेवा में खूब जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। पूरी चार्ज करी और पहुंचे और वापस आए, कोई तकलीफ नहीं होती थी। हमारी एक मेड सर्वेंट थी जिसका नाम भी रेवा था। वो घर में देखते हुए गुरुजी का जो ये मंदिर है इसको देखते जुड़ जुड़ के, मतलब वो गुरुजी से जुड़ गई थी। और एक बारी वो बोलती है कि मुझे भी बड़े मंदिर जाने की इच्छा है, तो मैं आपके साथ, मुझे भी ले जाओ आप गाड़ी में। अब हमें ये पक्का पता था कि जैसे ही गाड़ी में हम तीसरा जन्म बनाएंगे, लोड बढ़ेगा, तो वो जो हमारा रेंज है जो 65 टू 70 किलोमीटर्स, वो रिड्यूस हो जाएगा, सब्सटेंशली रिड्यूस हो जाएगा। और वो हमारी जो मेट थी वो भी थोड़ी हेल्दी थी, और टॉल एंड हेल्दी थी। तो हमने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोड से रिलेटेड रहता है माइलेज। हम दोनों के बैठने के बाद हम 65 के करीब मैक्सिमम आता था, 60 हमारा मंदिर से आना जाना था। तो हम उससे 5 किलोमीटर के मार्जिन में वापस आ जाते थे। अब हमने कहा कि हम इसको ले जाएंगे, तो ये तो चांस ही नहीं है, और ना हम रास्ते में कहीं चार्ज कर सकते इसको, ना कुछ कर सकते। तो बड़ा धर्म संकट हुआ, मना भी कैसे करें, कोई मंदिर ले जाने के लिए कह रहा है और हम उसको मना कर दें, गुरुजी बुला रहे हैं और हम मना कर दें, कैसे मना कर दें, बड़ा धर्म संकट की बात थी। तो फिर हम दोनों ने सोचा, गुरुजी बुला रहे हैं, ये जाना चाहती है, और तो चलें, देखी जाएगी, जो कुछ होगा सो होगा। पर मन, अब संगत जी बिल्कुल ऐसा ऐसा हो रहा था। और जाते वक्त एक आंख सड़क के ऊपर थी, दूसरी आंख वो माइलेज वाले मीटर के ऊपर थी, चार्जिंग वाले, जो चार्ज दिखाता है कि फुली चार्ज से हाफ चार्ज हुई, लाइक दैट। सो घर से स्टार्ट किया फुल चार्ज करके, रेवा में पीछे बिठा के, थर्ड सीट पे पीछे हम घर से चले। संगत जी, अब गुरु जी की महिमा देखिए। हम उस रेवा को लेके गए, आंटी को वहां से दर्शन कराए और वापस लाए। ओनली फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इट सो हैपेंड दैट द बैटरी वाज नॉट डिस्चार्ज लेस देन 60%, हो 40 सिर्फ 40% कंज्यूम हुई, 60%। जब तक नॉर्मली हम जब दोनों जाते आते रहते थे तो मुश्किल से 5% बचती थी, और उस टाइम इट वाज 60% बैलेंस विथ 3 of us going to मंदिर and coming back. This never happened even in our subsequent visits. It never happened in earlier visits. But that day, when there was a call for our maid Reva auntie to the Bade Mandir, Guruji did it. And I'm an electronics engineer. बीटेक एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया हुआ है, डिफेंस रिसर्च में रह चुका हूँ। करंट वोल्टेज वोल्टेज सारे दिन हमारे फिंगर टिप्स में रहती हैं, लोड की इक्वेशन सारे फिंगर टिप्स में रहती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली और हमारे सो कॉल्ड साइंस की से तो इट इज बियॉन्ड, ऑफ कोर्स इट इज बियॉन्ड, नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो। बट बहुत 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 खुश हुआ था, हमें याद है उस दिन कि चार्ज यूजुअल जो था उस चार्ज से भी कहाँ 60% चार्ज बाकी बचा, 40% में हम आ गए तीनों के तीनों, जो कि किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, गुरुजी की मेहर है। और वही बात है कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है,
वहाँ से गुरुजी के कार्य शुरू होते हैं। यही मेडिकल के लिए है और यही है। सब चीजों में लागू। तो गुरुजी जिसको बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं, जब कॉल आती है तो देयर इज नो स्टॉपिंग एट ऑल। अब कुछ अच्छा वही करोगे? हाँ, रंजू को कर दो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल ने अभी हमारे यहाँ जो काम करती थी रेवा आंटी, उनका सत्संग सुनाया, तो मुझे उसी से रिलेटेड मुझे मन कर रहा है। आज जो हमारे घर में लंगर सेवा करती हैं आंटी जी, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, और उनका भी रिसेंट के उनके हर वीक की कुछ ना कोई सत्संग होते रहते हैं। वो आके मुझे बताती हैं, दीदी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, गुरुजी ने ये करा और ऐसा ऐसा किया। अभी लास्ट वीक की बात है, वो आके मुझे कहने लगी कि मेरी घर में पूजा के लिए अगरबत्ती खत्म हो गई थी, तो मैंने अपनी डॉटर को पैसे दिए और उससे कहा कि वो अगरबत्ती ले आए, आते समय ले आए नीचे से। तो लेकिन वो थोड़ी देर बाद आई, बच्चा है 10-12 साल की लड़की, वो अगरबत्तियां ना लाके वो अपने लिए कुरकुरे का पैकेट खरीद लाई। तो उनको थोड़ा गुस्सा हुआ हल्का सा। उन्होंने कहा कि अरे मैंने तुम्हें बोला था भी अगरबत्ती लेके आना। तो वो बच्चा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद उन्होंने पूजा करी, तो अपना नॉर्मल घर में जो थी वो जला के पूजा कर रही थी। तो वो उनकी लड़की आई बाहर से, कहने लगी कि ये खुशबू किस चीज की आ रही है, मैं तो अगरबत्ती लाई नहीं थी मम्मी, तो ये खुशबू आपने क्या जलाया है? तो कहने लगी कुछ भी नहीं, मैंने तो अगरबत्ती तो लाई नहीं, मैंने तो जोत जलाई है सिंपल। तो देखिए संगत जी, छोटी सी बात है, बट देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने उसके मन के भाव पढ़ लिए, और उसके पास उस दिन अगरबत्ती नहीं थी, लेकिन सब गुरुजी ने जगह उसको फ्रेग्रेंस वैसे थे। ही फ्रेग्रेंस दे दी उसके पूरे घर में। जय गुरु जी। इसी तरह का उसी का एक और सत्संग है, करीब 1-1.5 महीने पहले का। एक दिन हमारे यहाँ से काम करके वो जा रही थी अपने घर, तो रास्ते में उनको अमरूद का ठेला मिला। हाँ, तो उनका मन हुआ कि भाई चलो अमरूद ले चलूं घर में बच्चों के लिए। तो जो भी अमरूद का रेट पूछा, थोड़े महंगे थे, उनके पास खाली 20 रुपए थे। तो उन्होंने सोचा 20 रुपए में तो कितना एक अमरूद आएगा, तो उससे घर में सबका तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो आज नहीं लेती हूँ। वो थोड़ा आगे निकल गई। थोड़ा आगे निकली तो हमारी कॉलोनी में घर के आगे नेक्स्ट मोड़ पे एक अमरूद का पेड़ किसी के घर के आगे लगा हुआ है। तो वो काफी बढ़ गया था, तो उस दिन उसकी कटाई छटाई हुई थी, तो उसकी सब डालियां नीचे पड़ी हुई थी। तो ऐसी उनकी नजर गई, तो उस पेड़ पे थोड़ी सी डालियां थी, और उसमें उनको एक नजर आए काफी बड़ा। 2 बड़े बड़े अमरूद। तो वो एकदम से देखने लगी, ये मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही, पेड़ अभी कटा पड़ा है, किसी ने काटा है, यहीं डालियां भी यहीं पड़ी हैं, और तो किसी की नजर नहीं गई, है ना। तो उन्होंने फिर इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, और वहां पे उन्होंने 2 अमरूद इतने बड़े बड़े, उन्होंने सोचा ठीक है, अब ये तो गुरुजी अभी मेरे मन में था। उन्होंने दोनों अमरूद तोड़ लिया, वो घर गई। उनके हस्बैंड बोले कि तुम, अमरूद तो बहुत महंगा है, तुम कहाँ से ले आई, क्यों ले आई? तो कहने लगी नहीं, मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, मेरे को तो गुरुजी ने दिए हैं। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने उसके मन की भाव पढ़ के और कैसे किस तरह से उसको अमरूद दिलवाए। ये तो गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी। बहुत सत्संग है इनके आंटी के। आज मैं इसी तरह के वो भी सुनाऊं, रोटी वाला सुना उनका जो बात। हाँ, एक दिन वो और भी हमारे पड़ोस में काम करती हैं, एक जगह वहां पे 2 सिस्टर्स थी, पीजी में रहते हैं, तो उनका भी खाना बना के वो जाती थी, तो रात में लेट हो जाती थी, विंटर की बात है अभी। तो रात में वो 9:30-10 बज गए थे उनको उनके घर से निकलते हुए। तो कहने लगी मन मन में, सीढ़ियां उतरती जाएं, कि गुरुजी बाहर तो बहुत अंधेरा है, और कोई भी सड़क में इस समय विंटर में नहीं होता, आप प्लीज गुरुजी मेरे साथ साथ चलिएगा घर तक। मन में बोलती जाए जय गुरुजी जय गुरुजी। आई, सड़क से उतरी और फिर अपने घर की तरफ मुड़ी, तो उनको ऐसा थोड़ी देर में फीलिंग आई, आभास हुआ कि पीछे उनके साथ साथ कोई चल रहा है। तो पहले तो वो एकदम से डर गई कि पता नहीं भाई कौन मेरा पीछा कर रहा है। फिर एकदम से थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी चल के गई। फिर उन्होंने मुड़ के देखा कि देखूं तो सही। तो देखा तो कोई बहुत लंबा सा, उनको शक्ल तो नहीं नजर आई, वाइट कपड़े पहने हुए कोई बंदा उनके पीछे पीछे आ रहा था।
वो जय गुरु जी बोलते बोलते और पूरी सड़क क्रॉस कर गई। फिर लास्ट में सड़क के एंड पे जाके उन्होंने फिर मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो उन्होंने ये आके अगले दिन मुझे बताया। मैंने कहा देखिए आपने गुरुजी को याद किया था ना कि गुरुजी साथ साथ चलिए मुझे घर तक, तो गुरुजी गुरुजी ही ने आए थे। इस तरह से गुरुजी हर किसी के साथ ही हैं। और जहाँ भी जिस जगह भी गुरुजी की पूजा होती है तो उसके आसपास सब लोग जो जुड़ जाते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। सारी मेरी दोनों तीनों मेट्स बहुत अच्छी तरह से गुरुजी से जुड़ी हैं। जब भी सत्संग होता है तो और पूरे सब पे दिन गुरुजी सेवा की कृपा करती है। हैं। बहुत पूरा दिन बैठ के फूल सेवा और सब चीज करती हैं और सबके उन सबके ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है। जय गुरु जी। तो मुझको अब कौन सा? रोटी वाला सत्संग। अच्छा, एक रोटी वाला सत्संग मैं और सुनाती हूँ, मेरे से रिलेटेड है। हम लोग जब मंदिर गए थे तब मेरी बीमारी के बाद गए थे। मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, मैं पहले कई सत्संग में सुना चुकी हूँ। तो उस समय मेरा खाना बहुत मुश्किल था। मैंने हाँ, मेरी किडनी रिमूव हुई थी और भी कई ऑर्गन्स। तो मैं बहुत मेजर सर्जरी हुई थी। तो हम लोग उसके बाद जब फर्स्ट टाइम मंदिर गए, लंगर खाया तो मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता था। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने एक चपाती प्रसाद खाया था। मेरे सामने एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा था नहीं तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और तुम सोचो तुम्हारे सामने तुम्हें गुरुजी बैठ के खिला रहे हैं और ये सिंपल खाना नहीं है, दिस इज मेडिसिन फॉर यू। और तुम देखना अगले दिन से आप खाना आपका शुरू हो जाएगा। तो बड़ी मैं रोती जा रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से एक चपाती खत्म करी थी। खैर एनीवे, वो उसके बाद फिर वॉमिट, हम बाहर ऊपर आए, जल प्रसाद हुआ, जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद पीते ही मुझे वॉमिट हो गई थी और तब हम लोग तो थोड़ा सा घबरा गए थे, मैं और अंकल, कि देखो क्या हुआ। बट 2-3 सेवादार भागे हुए आए थे। वो कहने लगे कि अंकल हमें नहीं पता आंटी को क्या प्रॉब्लम है, बट जो भी है वो उनकी प्रॉब्लम निकल गई है, खत्म हो गई है। आप ये उन्होंने जल प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि आप एक बॉटल ले आओ, अपना है तो आपके पास, और जल प्रसाद ले जाओ और आंटी को दोनों टाइम देना और आंटी ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो हमने वैसा ही किया। फिर आके मैं बहुत जल्दी सेकंड लंगर खाने गई। तब से फिर मेरी सारी मेडिसिन, पेन किलर वगैरह बंद हो गई थी। इस तरह से चलता रहा। हम एवरी वीक 2-2 बार मंदिर जाते थे। मेरी तबीयत, मैं रिकवर होती गई कई महीने के तक। फिर 1-2 साल के बाद एक बार फिर से मेरे सिर में दर्द होना शुरू हुआ। तो बहुत कई दिन से बहुत दर्द मतलब चल रहा था। मैं गुरुजी के पास जब गई तो हॉल में बैठी हुई थी जब शब्द चल रहे थे। मेरे मन में आया कि गुरुजी ये मेरा सिर दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्या मैंने पहली बार आपका एक ही मतलब लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाया था, एक ही चपाती खाई थी, ये वो एक चपाती का है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब गई थी तो एक ही चपाती ग्रहण कर पाई थी। ये उसी का असर है क्या जो अभी मेरी मतलब इतनी सिर दर्द चल रहा है? कोई बात नहीं, इतना मन में विचार आया और उसके बाद बंद हो गया, खत्म। फिर उसके बाद जब हम लोग उठ के वहां से लंगर के लिए गए तो संगत जी उस दिन 3-3 चपाती थी। 4 लोग बैठते ही एक थाली में, हर उस थाली में सबको, खाली हमारी थाली में, नॉट बगल वाली थाली में ना, उन सबको 2-2 चपातियां थी। हमारी थाली में सबको 3-3 चपातियां थी। मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी आपने वो चपाती मुझे मतलब खिलवा दी जो पहले साल 1.5 साल पहले की थी। और संगत जी उसके बाद फिर मेरा वो सिर दर्द खत्म हो गया था। तो मैं बहुत बहुत शुक्र करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे पहली बात तो लाइफ दी और उसके बाद लाइफ एक्सटेंड करी और मेरी बीमारी ठीक करी। जय गुरुजी। इसी से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड एक सत्संग है, सुनाता हूँ। बड़ा अजीब वाक्य है। ये कब का होगा? ये भी 2011 के करीब की बात है, 2011 के करीब की बात है। क्या हुआ कि रात को मैं सो रहा था, मिडनाइट या 2 बजे के करीब मुझे एक सपना आता है और उस सपने में मैं देखता हूँ कि एक लड़का जो होगा मेरे ख्याल 8 से 10 साल का, जितनी की हाइट होती है, इस टाइप का था, स्टॉकी, हाइट में थोड़ा कम था और राउंडिश फेस था और बिल्कुल ग्रे कलर का था, ऐश कलर का था। इससे
बाल भी उसके ऐसे ऐसे स्ट्रेट थे चारों तरफ, जैसे नीचे कर दो चारों तरफ से हुए, और बाल भी अलग अलग जैसे हुए, और वो भी सब ऐश के अंदर पूरे। जटाएं सी, हाँ, जटाएं सी जटाएं थी। जैसी है, छोटे 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 थे, पर दे वर ऑल जैसे बिल्कुल यस। ऐश कलर के, डार्किश ग्रे टाइप के थे, और पूरा नीचे से ऊपर तक वो वैसे ही दिख रहा था। तो वो एकदम दिखाई दिया, और वो आके एकदम मुझसे बोले कि देखो, उन्होंने कुछ वर्ड कहा जिसको मैं समझ पूरा नहीं पाया। मुझे जो याद था उठने के बाद, जो मुझे याद था, वो गत वर्ड याद था, कि वो गत लोग आएंगे और तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो उससे अपनी रक्षा कैसे करोगे, इसकी विधि मैं बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो करके मुझे वो बोला। अब मैं नहीं जानता था कि ये किनके बारे में बात कर रहा है और क्या विधि बताएंगे। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो वो भी उन्होंने बताना ही शुरू किया था कि एकदम स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर के अंदर बहुत तेज पेन होना शुरू हो गया, बहुत तेज पेन शुरू होने लगा, और वो बढ़ता ही गया। अब वो पेन कैसा था, जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो जो इलेक्ट्रो होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स होते हैं, उसके आगे पॉइंटेड होते हैं वो, उसमें कई किस्सों में कील से पॉइंटेड होते हैं, कई वैसे ही पॉइंटेड होते हैं, स्पिनिंग टॉप लाइक दैट। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने स्पिनिंग टॉप को स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीचों बीच रख के कोई प्रेस कर रहा है, एंड रोटेटिंग एंड लाइक दिस, एंड आई कुड गेट दैट फीलिंग, एंड दैट पेन वेंट ऑन इंक्रीजिंग। इतना बढ़ गया था पेन, इतना बढ़ गया था, और वो रोटेट होता जा रहा था, एंड जैसे कोई ऊपर से बैठा हुआ पूरा प्रेस कर रहा है। बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता गया, और मुझे एकदम ऐसा लगा कि अब ये जो रोटेशन, जो कोई ऐसे जो भी कुछ गड़ा रहा है पीछे पीठ के ऊपर, अब इसने हाफ टर्न और दिया तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड बीच में से स्नैप हो जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया था, इतना बहुत तेज पेन था। तब पूरी, जैसे लास्ट मिनट के ऊपर बचाने के लिए पूरी हिम्मत गैदर करके, मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरे मुंह से जोर से निकला जय श्री राम, ऐसे करके मैं जोर से चिल्लाया। और मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरी नींद खुल गई, और आई हर्ड माई सेल्फ मम्बलिंग। और उसके बाद वो जो जितना भी हुआ था उतना वहां तक हुआ, उसके बाद वो रुक गया, और भयंकर पेन, वो तो रुक गया, और नींद तो खुली चुकी थी, और बहुत पेन रहा। सुबह भी उनको बताया सब कुछ कैसे हुआ, और वो पेन बना रहा। और मुझे मालूम था कि ये पेन वैसा पेन नहीं है कि कोई एक्सीडेंट से या किसी वजह से हुआ हो। ये पेन जो भी किसी ने किया, जो कुछ भी किया, उसकी वजह से था, और प्रोडक्शन मिल रहा था मुझे, पर उसमें थोड़ी डिले हो गई, और उसके कारण यहाँ हुआ। पर वो बच गया, लास्ट लास्ट वाला जो लास्ट फ्यू सेकंड्स, आई वाज सेव्ड। तो मैंने हमारे ऑफिस में ही वहाँ एक कुलीग थे, तब की बात है ये नहीं, हाँ पहले यहाँ पे सब कुलीग मॉल। थे, उनसे मैंने एक बार जिक्र किया उनके ऊपर, वो देहरादून में, उनसे पूछ के उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरा, हुआ। तो वो कहने लगे कि वो तो या तो महादेव थे खुद, शिव जी थे खुद, जो आए थे अपने वेश में, या उनके शिव के कोई गण होंगे जो आपको प्रोटेक्शन करने के लिए आए होंगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों कहते हो। कहने लगे जो शिव हैं वो विष्णु जी को स्मरण करते हैं, विष्णु जी शिव जी को स्मरण करते हैं, और शिव जी जो हैं वो राम का नाम लेते हैं जब वो अपने ध्यान लगाते हैं। तो वो या तो वो स्वयं थे महादेव, या उनके कोई गण थे जिन्होंने आके ये, क्योंकि मैं जय श्री राम कभी नहीं किया मैंने कभी, पर उस वक्त क्यों मुंह से निकला मैं नहीं जानता, पर उसने मुझे वो जो एक्शन होना था, जो लास्ट उसका था क्रिटिकल जंक्शन, उससे मुझे बचा लिया। अब वो ऑन एंड ऑफ पेन होता जाता था, कभी ठीक हो जाता था, कभी फिर हो जाता था, जस्ट लाइक दैट। तो मालूम था कि इसका डॉक्टरी इलाज तो मिलेगा नहीं, अब जब तक चलेगा, जब टाइम आएगा तो ये ठीक होगा। तो एक बार ही हम बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, उस वक्त हम मंदिर बहुत जाते थे, बड़े मंदिर, और हफ्ते में दो दो तीन तीन बार ही जाते थे, और हमेशा समय से पहले जाके
बैठ दरवाज़ा खुलने से पहले ही, मंदिर का द्वार खुलने से पहले ही बैठ जाते थे, जैसे कि हमें आगे फ्रंट रो पे या सेकंड रो या थर्ड रो पे बैठने को मिले। तो इसी तरह हम वही बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे, आंखें बंद करके मैं बैठा हुआ था। तो ऑल ऑफ ए सडन एकदम फीलिंग आई कि मेरा पेन ठीक हो गया। ये फीलिंग आई, उस वक़्त नहीं पेन हो रहा था, पर फीलिंग आई कि पेन ठीक हो गया। तो मैंने इनको हल्का-सा साइड पे बैठी हुई थी, इनको ऐसे कहा कि मैंने कहा मुझे एकदम एकदम फीलिंग आई है जैसे गुरुजी ने मेरा पेन ठीक कर दिया। तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद हम लंगर प्रसाद वगैरह लेके घर आए। बट वाक़ई में उस दिन के बाद से आज तक, मतलब ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए, वो स्पाइन का पेन कभी भी दोबारा नहीं हुआ। गुरुजी की महिमा, जिस तरह वो आया था, जिस तरह उन्होंने प्रोडक्शन देने की करी थी, और बड़े मंदिर में बहुत महिमा है। बड़े मंदिर के अंदर तो कोई एंटर करे तो कहाँ-कहाँ के कष्ट बिल्कुल मांगने की जरूरत ही नहीं, मांगने की कुछ जरूरत कहने नहीं की। है, और सारे कष्ट कट जाते हैं। एक मैं सत्संग सुनाना चाहूँगा। वो उसमें मैं कुछ डेट्स और जगह के नाम नहीं मेंशन करूँगा, क्योंकि मैं डीआरडीओ, एक्स डीआरडीओ से हूँ, तो कई सेंसिटिव प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। तो बट हुआ क्या, कब से मुझे एक धारणा मजबूत बनी कि ईश्वर हमेशा आप साथ रहते हैं, हमेशा वो करते हैं, तब गुरुजी के बारे में बात नहीं हुआ था। ये बात है मिड 80s की मैं कहूँगा, मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बोल रहा। 85 से लेके 89 के बीच की बात है ये। मैं थोड़े वेग रहूँगा कई चीज़ों में, बट मैं सेंट्रल आइडिया बताना चाहूँगा। उस टाइम गुरुजी ने कैसे प्रोटेक्शन दिया मुझे, और हम जानते नहीं थे कि पर उस प्रोटेक्शन के बाद एक मन में विश्वास जागा, और उससे अटूट एक विश्वास डाला कि हाँ, वो कोई ताकत है जो कि उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो बात ऐसी थी, मैं यहाँ मैं लेबोरेटरी का नाम भी नहीं लूँगा, जिस लेबोरेटरी में मैं उस वक़्त काम कर रहा था। मेरे पास कहीं से किस तरह से भी इंडिया की जो न्यूक्लियर डिवाइस है, न्यूक्लियर डिवाइस उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन सिस्टम का डिज़ाइन मुझे करने को मिला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे 3 लोग और दिए गए, 4 लोगों का ग्रुप था। तो जो न्यूक्लियर डिवाइस का डेटोनेशन सिस्टम का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डिजाइनिंग। तो उस डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते थे, तो उसमें डेटोनेटर्स इस्तेमाल होते थे, और वो डेटोनेटर्स मैं अपनी कस्टडी में रखता था। स्टील डेटोनेटर्स अबाउट 1.5 इंच लॉन्ग, और वो डेटोनेटर के एक्सपेरिमेंट्स हम जिस लेबोरेटरी में थे उसमें काम करते थे। किसी वो क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल प्रोजेक्ट था, तो कहीं पेपर पे नहीं था, ऑफिशियल कहीं रिकॉर्ड पे नहीं था। ये डॉक्टर कलाम की अपनी टीम थी, उस टीम में हम काम करते थे, बट इट वाज ऑल वर्ड ऑफ माउथ, जिससे कि सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो मुझे याद है कि हम वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वो डेटोनेटर्स कई बारी नहीं पड़ते थे, तो मैं उसको डिफ्यूज़ करता था, क्योंकि कहीं किसी के पेपर पे नहीं था, तो मैं सारे डेटोनेटर्स खुद स्वयं हेड होते हुए भी मैं खुद ही डिफ्यूज़ करता था कि कल को कोई हादसा हो जाएगा, तो मैं किसको क्या बताऊँगा कि ये क्या है, हम क्या क्या कर रहे थे, ये हमारी कंट्री का अपना सीक्रेट था। तो हमेशा मैंने ही सारे डेटोनेटर्स डिफ्यूज़ करे, और जब रात में लेबोरेटरी खाली हो जाती थी, तो हम 10 बजे के बाद काम शुरू करते थे डेटोनेशन का, एक फार ऑफ प्लेस में, लेबोरेटरी के कोने में, और कई बारी रात को 1 बज जाते तो 2 बज जाते, फिर हम वापस आते थे। तो उसमें ड्यूरिंग दोज एक्सपेरिमेंट्स आई डिफ्यूज्ड hundreds of detonators, and it was a child's play for me. तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर था, मुझे एक्सप्लोसिव का
इतना आइडिया नहीं था, और मैंने उसका एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बना रखा था इसका डेटोनेटर का, उसके हिसाब से मैं उसको डिफ्यूज़ करता था। मुझे नहीं पता था उसके अंदर कि मैं वो एक्सप्लोसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, 100% गलत कर रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था, वही बात है, बच्चे को सांप और रस्सी में फ़र्क नहीं पता लगता। इसी टाइप में मैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और डिफ्यूज़ कर रहा था। फिर ये बात है इसकी जो मेन टेस्टिंग के लिए हम किसी और सिटी में जाते थे। उस सिटी के अंदर एक फुटबॉल फील्ड जैसी प्लेन जगह थी, चारों तरफ हिल्स हैं, और उसके सेंटर के अंदर हम एक्सप्लोजन करते थे, और एक उस फील्ड के एक कॉर्नर में अंडरग्राउंड रूम में हाई स्पीड कैमरा लगे होते थे, जो कि सरफेस से थोड़ा 6 इंच ऊपर एक विंडो बनी हुई थी ग्लास की, और उस ग्लास में से हम हाई स्पीड कैमरे से वो एक्सप्लोजन को फोटोग्राफ करते थे, फिर उसका एनालिसिस करते थे। तो मेरा प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो गया था, सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए थे, 2 रीडिंग बाकी थी। मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूँगा फिर। तो ये शाम के कोई 3:30-4 बजे का वक़्त था। तो मैंने कहा कि 2 रीडिंग और लेनी है, और उसके बाद मेरा आई रैप्ड अप द डिज़ाइन, एंड आवर डिज़ाइन इज़ रेडी, एंड देन वी विल गो फॉर द फाइनल फैब्रिकेशन। सो उस दिन मैं बहुत खुश था। तो लास्ट बट वन, और उसका मैं ज़रा थोड़ा-सा एक डिस्क्राइब करूँगा कि क्या सिचुएशन थी। वो जो फील्ड थी, उसमें पैरासाइरन बसता था, सब इवैक्यूएट हो जाती थी, क्योंकि वो जो उसके शॉवर ऑफ स्टील के शॉवर्स डेटोनेटर जब पड़ते थे तो स्प्रेड होते थे, तो किसी को इजाज़त नहीं थी, और कुछ लोग नीचे बंकर में बैठे होते थे, बस। इसके अलावा आस-पास कहीं कोई बिल्कुल एब्सोल्यूटली देयर कैन नॉट बी एनीबॉडी एल्स देयर। तो वहाँ एक सेंटर में टेबल थी, टेबल के ऊपर मेरा इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट के आगे 6 इंच आगे स्टील की शीट थी। स्टील की शीट के इस साइड डेटोनेटर्स लगा रखे थे, जो शीट की स्टील के अंदर से छेद करके मेरे इक्विपमेंट में लगे थे, कि एवरी टाइम वी डेटोनेट एक्सप्लोजन होता था तो इक्विपमेंट बचा रहे। तो एक बीच में एक नॉर्मल टेबल, लाइक 3 फीट बाय 6 फीट की जैसे टेबल होती है, उस टाइप की थी टेबल, विद आयरन दिस थिंग। तो उसके अंदर डेटोनेटर्स लगाए, एक्सप्लोड किया, और देखा कि 8 डेटोनेटर्स अनएक्सप्लोडेड रहे, जिनको मुझे डिफ्यूज़ करना था। एज़ यूजुअल मैं अपना किट लेके फील्ड में पहुंचा, और जो स्टील प्लेट है और जो इक्विपमेंट है, दोनों के बीच में 6 इंच का कोई जगह होगी, और टेबल के एज से बस ऑलमोस्ट 2.5 फीट और 3 फीट तक वो वायर्स थे, जिसको मैंने डिस्चार्ज रॉड से डिस्चार्ज करना था डिफ्यूज़ करने के लिए। और मैं स्टील के आगे खड़ा था, स्टील के आगे 8 डेटोनेटर्स लटक रहे थे, जो कि अनएक्सप्लोडेड थे, और इस साइड मेरा इक्विपमेंट था। तो कोई बात नहीं, इट वाज़ नॉट अ बिग थिंग, जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था वही था। तो मैंने कहा इसके बाद एक और रीडिंग लूँगा, तो इसको लेट मी डिस्चार्ज इट। तो संगत जी, मैंने अपनी डिस्चार्ज रॉड डिफ्यूज़ करने के लिए, डेटोनेटर्स के लिए हाथ बढ़ाया, और उनके पास ले गया। जब मेरी डिस्चार्ज रॉड ऑलमोस्ट 6 टू 8 इंचेस तार से दूर होगी, मैं आराम से कैजुअली खड़ा हुआ था और टच कर रहा था, तो हैंड मूवमेंट हैड स्टार्टेड। व्हेन इट वाज अबाउट 8 इंचेस और सो अवे फ्रॉम दैट वायर, मेरे इस कान के ऊपर से लेफ्ट ईयर में somebody shouted, take cover. That sound was so loud, it was so I don't know what was there, it was so compulsive that without thinking कि क्या कहा है क्या नहीं है, मतलब क्या, out of sheer impulse and that burst of that voice, take cover, उतनी तेज आया कि I just रिएक्शन से just out of sheer reaction, आई डग्ड और स्टील की प्लेट से मैं जस्ट 2-3 इंचेस इस साइड हो गया, बट माई हैंड हैड स्टार्टेड
hand had started, and I couldn't stop that. And it touched the wire. And the moment it touched the wire, all 8 detonators, for the first time, they exploded simultaneously. There was a shower of steel going, just almost grazing past my ear. And you can imagine, I was just 2.5 feet, 3 feet away from that 8x unexploded detonators, which exploded simultaneously. Just 3 feet away. And because of that sheet steel, and I ducked behind that steel, hardly 2 or 3 inches here, वो सब के वो पूरे स्टील के इसको ग्रेस करते हुए कान के पास से निकले. वेरी लाउड एक्सप्लोजन, पूरा कान सन हो गया. और वो एक्सप्लोजन के बाद जो मॉनिटर कर रहे थे रूम में से, अंडरग्राउंड रूम में से, उन्होंने कहा, पूछा कौन गया था डेटोनेटर, तो उन्होंने कहा गुप्ता जी गए थे. तो बोले कि अब तो स्ट्रेचर लेके जाएंगे, उनके कुछ पीसेस मिलेंगे तो लेके आएंगे, नहीं तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि भाई कुछ पीसेस बचे होंगे उनके. तो देयर इज अ प्रोटोकॉल कि वो 20 मिनट तक सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो तो कोई फील्ड में वापस जाता नहीं है. तो दे वेटेड फॉर 20 मिनट्स, एंड मैं उस वक्त खड़ा हुआ था, मेरा कान सुन था. संगीत जी, बिलीव आई डिडंट हैव एन आयोटा ऑफ फियर. मैं उस वक्त क्या सरप्राइज था, मैं चारों तरफ ऐसे घूम के देख रहा हूँ, जैसे हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स आई कैन सी ऑल अराउंड. हिल्स के हमारे प्लेन ग्राउंड में सेंटर में मैं खड़ा हूँ. Who shouted in my car to take cover? Who shouted? Who knew about it? It's impossible. There was nobody. All around there was nobody. Even from bunker species, underground, soundproof, nothing. I couldn't have heard this voice from anywhere. It came in my left ear, very sharp, and it came at the last fraction of a second before I touched. And had it not come, I don't know how many pieces would have been there of my body. मैं चारों तरफ खड़ा हुआ सिर्फ उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे कान में आवाज. मैं उनको कहाँ ढूंढता, वो तो परमेश्वर परमात्मा थे, वो तो गुरुजी थे जो तब भी साथ में थे, जो साथ में रक्षा कर रहे थे. there is no other explanation. So 20 मिनट बाद वो लोग आए स्ट्रेचर वगैरह लेके. गुप्ता जी देखा, हम सीधे आराम से खड़े हुए हैं. अरे आप कुछ हुआ तो, आप ये कैसे हो गया, ये आप क्या कर रहे थे? तो मैंने ऐसे कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था मैं, तो डिफ्यूज कर रहा था. कैसे कर रहे थे डिफ्यूज? मैंने कहा मैं ऐसे करते हैं डिफ्यूज. तो मैंने कहा क्या मतलब कि ऐसे कर रहे हैं? कहते ये तो कोई तरीका नहीं है डिफ्यूज करने का. मैंने कहा मुझे अब बता रहे हो, टेल आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. 2.5 years आई हैव बीन कमिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट. मुझे आप आज बता रहे हो कि इसको डिफ्यूज ऐसे नहीं करते. कहने लगे कि आप हर बारी अपने आप चले जाते थे, करके आ जाते थे, हमने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं. तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है इसमें क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आओ हम बताते हैं. तो उन्होंने बताया कि वो जो डेटोनेटर था, उसको एक जो 1.5 वोल्ट का हमारा सेल होता है, नॉर्मल पेंसिल सेल होता है, उसकी वोल्टेज से भी वो ब्लास्ट कर सकता था. And I was conducting these experiments between 6,000 to 9,000 volts every time. I would have been blown away not once, 10 times, 100 times, hundreds of times. The probability was almost 99% that it would have exploded. It never exploded during the whole experiment. And just last but one reading, when it exploded, Guruji shouted in my ear and I got saved. This is one of the satsang which I recall till today, and which is after that I've got so many live, but I know एक पत्ता जो लिखा रहता है कि हिल नहीं सकता जब तक कि प्रभु की इजाजत ना हो, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इधर से उधर. गुरुजी ने इतने प्रोटेक्शंस दिए, मैंने कितने डिफ्यूज किए, ऐसे बैठ के डिफ्यूज करता था कवर करके, because I was fearless. I was thinking that I was doing it correctly. So this is mind-boggling that with
उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप जो कर रहे थे वो दैट वाज इक्विवेलेंट टू एक हैंड ग्रेनेड को खोल के पिन निकाल के अपने हाथ में रख के इंतजार कर रहे हैं कि कब फटेगा. दैट्स व्हाट यू वर डूइंग एवरी टाइम. बट इट सेव्ड. देन आई कंडक्टेड द सेकंड रीडिंग अगेन. उन्होंने कहा यू हैव गॉन क्रेजी. मैंने कहा नो, इफ आई स्टॉप एट दिस जंक्चर the fear of explosion will stay in my mind all the time. I want to get over it. So I conducted one more experiment after that, and then wrapped up the whole thing. But Guruji ki kripa bache rahe, and India successfully developed the deliverable detonation systems for that nuclear device. Dream darshan of sisters. So that this is फिर मेरे से अब कोई पूछता है गुरु जी से कब जुड़े, कब ये करे, तो उसका कोई आंसर नहीं है. ऐसे ऐसे काम हुए पहले. गुरु जी से हम तो शुरू से ही सबके सब जितनी संगत है सब सभी जन्मों से जुड़े हुए हैं. हम उनसे कब जुड़ते हैं ये एक मैटर ऑफ श्वेता की ड्रीम दर्शन ऑफ सिस्टर के उनका ना सुना. किनका? श्वेता आंटी का लिखाया था ना. कौन सा सत्संग? मंजू दी के ससुर का नाम. अच्छा, मैं सुनाता हूँ. तो ये संगत जी आप मानिए, दिस इज ये उस वक्त गुरु जी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, और इससे क्लोज कॉल पॉसिबल नहीं थी. क्लोज कॉल पॉसिबल नहीं थी. I don't think anybody can get it, and there was no saving for that. But Guruji did it, and उसके बाद कितनी कितनी लाइफ दी उसका तो कोई हिसाब नहीं है, काउंट भी नहीं है. बड़े अच्छे अच्छे सत्संग हैं. मेरी सब्सिक्वेंट उसमें करेंगे, अब टाइम कम है. तो एक जो अभी किस संगत ने कहा है, श्वेता आंटी ने कहा है कि मैं एक ड्रीम वाला एक और सत्संग सुनाता हूँ. उससे पता लगता है कि हमारे बड़े मंदिर की महिमा क्या है, और जो हमारा मंत्र है उसमें कितनी शक्ति है. ये दोनों चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी सत्संग को सुनने के लिए. हाँ, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा इसमें. तो ये बात है 2016 की करीब की बात है, 2016 की बात है. आई गॉट ए ड्रीम. मैं ड्रीम में मैंने देखा कि मैं एक चौड़ी सी सड़क के किनारे खड़ा हुआ हूँ, और बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है. जस्ट थोड़ी सी हल्की से बौछार होके चुकी हुई हो, ठंडी हवा चल रही थी. देयर वर सम मोर पीपल अराउंड ऑन द रोड, और बिग चौड़ी रोड थी. तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो तभी सेल फोन बजता है. तो मैं उसको निकाल के मैंने जैसे कहा हेलो, तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मम्मी मैं बोल रहा हूँ, पहचाना मुझे? तो ये आवाज एक्चुअली हमारी छोटी सिस्टर के फादर इन लॉ की थी, जिनकी डेथ 2011 में 2011 में हो गई थी. और लास्ट हम उनको मिले थे 2006 में किसी फंक्शन में. वो मैसूर में रहते थे. ही इज नो मोर. तो 2006 के अंदर उनको हम मिले थे किसी शादी के फंक्शन में. और ये भी जो मैं ड्रीम की बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर दैट 2016 की बात है. तो मेरे दिमाग में उनसे हमारा बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, सिर्फ हम उनको पिताजी करके बोलते थे. और उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब तरह की थी, उनके गड़गड़ सी आवाज़ थी. तो यू कुड, इट इज़ वेरी टिपिकल वॉइस. तो उन्होंने जैसे कहा कि मम्मी पहचाना मैं बोल रहा हूँ. मैंने कहा हाँ पिताजी मैं पहचान गया, पर आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था कि वो तो है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया बहुत दिनों पहले, कई साल पहले. तो वो कहने लगे अपने सामने ऊपर देखो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ यहाँ से. तो मैंने जैसे ही सामने दीवार क्रॉस दी रोड देखा, एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी, काफी लंबी ऊंची दीवार थी, 30 फीट के करीब की होगी. जैसे किले की दीवार होती है उस टाइप की थी. और ऊपर देखा तो वो खड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं. और जैसे मैंने उनकी तरफ देखा, नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. और उनके पीछे जब नजर गई
तो देखा देवर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, सब ग्रेइश कलर के थे, किसी का भी मुंह नाक ऐसे क्लियर नहीं था, सिर्फ मुझे पूरा नजर आ रहा था ग्रेइश कलर का, डार्क ग्रेइश का, लाइट होता हुआ, और कमर के नीचे से उनका पोर्शन वो फेड होके कुछ नजर नहीं आ रहा था. सो लाइक दैट देयर वर सो मेनी वन आफ्टर लाइक दैट, भीड़ की भीड़ थी. तो उनको देखते ही समझ में आ गया ये तो सब सोल्स हैं, जो सोल्स हैं जो उनके पीछे खड़ी हैं. तो वो मेरे सामने आते ही बोले, कहेंगे मम्मी हमें मोक्ष दिला. मैंने कहा पिताजी मैं मोक्ष क्या दिलाऊं, मैं तो आपको आप सबको गुरु जी के पास लेके जा सकता हूँ, बड़े मंदिर जा सकते हैं हम, वहाँ गुरु जी के दर्शन करेंगे और गुरु जी से अरदास करेंगे, और गुरु जी जाने जो जैसा करेंगे, गुरु जी जाने. इतना ही कर सकता हूँ मैं, आप सबको बड़े मंदिर ले जा सकता हूँ, वहीं आप अरदास करें. तो ऐसा जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट मोमेंट वी फाइंड दैट वी आर स्टैंडिंग, वो जो बड़े मंदिर का मेन हॉल है उसके पोर्च के अंदर हम सब खड़े हुए हैं, और उसका मेन हॉल का दरवाज़ा बंद है. मैं दरवाजे के आगे खड़ा हूँ और वो मेरे सामने खड़े हैं, और उनके पीछे ढेर सारी सोल्स, आत्मा दिख रही थी, गिरीश गिरीश करके भरी पड़ी. तो मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है, मैं ये दरवाज़ा खुल के अंदर जाऊँगा, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे आए. अंदर गुरु जी का आसन है, और वहाँ गुरु जी को हम प्रणाम करेंगे, और फिर वहाँ बैठ के अरदास करेंगे. आगे गुरु जी जाने, यही कर सकते हैं. तो मैंने दरवाज़ा खोला मेन हॉल का, और मैं उसके अंदर चला कि सबको इशारा किया कि पीछे आओ. जब मैं हॉल के मिड में पहुंचा था, जहाँ झूमर लगा हुआ है ऊपर, तो वहां पहुंचा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आ नहीं रहा पीछे से. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, देयर वाज नोबडी वाज देयर. तो मुझे समझ में नहीं आया ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं. एनीवे आई कंटिन्यूड, आके वहाँ गुरु जी को वहाँ प्रणाम किया, सबको शिव जी को प्रणाम किया, सबको जैसा करते हैं. वहाँ से प्रणाम करके ऑडियो वाला रूम है जो राइट साइड के ऊपर, उसका दरवाज़ा है, वहाँ से निकल के पीछे कुटिया की साइड से होता हुआ, और फिर बाहर घूम के जहाँ शिव जी की मूर्ति है शेषनाग के साथ वाली, वहाँ से होता हुआ पोर्च में फिर आया. तो वहाँ मैंने देखा सबके सब खड़े हुए थे वैसे के वैसे. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, मेरे पीछे अंदर क्यों नहीं आए अरदास करने के लिए. तो वो कहने लगे कि हमने ट्राई किया, पर हमें कोई किसी शक्ति ने रोक रखा था, हम इस हॉल में घुस ही नहीं पा रहे थे. तो क्या करते हैं कि भी हॉल में घुस नहीं पा रहे थे. तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी सब जगह हैं, हम यहीं से अरदास करते हैं. मैं मंत्र जाप करता हूँ, मेरे पीछे पीछे आप सब मंत्र बोलिए, गुरु जी कृपा करेंगे. ऐसा कह के मैंने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय शुरू करा. मैंने इसे ओम वर्ड करके खत्म किया, ओम नमः शिवाय नमः अभी बोल रहा था, तभी एक एक करके वो जो ग्रेश कलर की सोल्स थी, वो छिश छिश ऐसे करके एकदम वैनिश होनी शुरू हुई, एकदम छिश ऐसे लाइक दैट. एंड बाय द टाइम गुरुजी सदा सहाय में आई कुड बेयरली कंप्लीट एवरी, पूरा जो पोर्च था वो खाली हो गया था. देयर वाज नोबडी, ऑल ऑफ जितनी भी वो दिखनी थी मुझे, तो वो ढेर सारी थी, 10 15 20 नहीं थी, बहुत सारी सोल्स, दे ऑल वैनिश. गुरु जी ने शायद उनको मुक्ति दी और वो सब वैनिश हो गए. बट पिताजी, he was still there. He was still there, and he turned into a फॉर्म ऑफ ए छोटा बच्चा हो जो होता है, जो 4-5 साल का बच्चा होता है, इस टाइप का बन गए, और एकदम कूद के मेरी यहाँ छाती पे लिपट के मुझे ऐसे जोर से उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे सिर नीचे करके. और मुझे उसको फीलिंग आ रही थी जब उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था, जैसे उनको पीछे से कोई खींच रहा है, कोई फोर्स खींच रही है. probably he didn't get मोक्ष, probably वो उनको शायद रीबर्थ के लिए कोई फोर्स पुल कर रही थी, और इतनी तेज पुल कर रही थी. दैट्स द टाइम व्हेन आई वोक अप, एंड आई डोंट थिंक ही गॉट मोक्ष, बट
उठने के बाद बड़ा अच्छा लगा। एक तो समझ में आया कि कितनी कितनी महिमा है हमारे मंदिर की। ऐसा नहीं है कि कोई भी, हम तो मनुष्य की बात करते हैं, देवी देवता है, किन्नर यक्ष की कितने कितनी योनियां हैं, कितने लोग हैं, कितनी प्रेतात्मा है, प्रेत है, कई है। किन 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 का प्रवेश वर्जित है हमारे बड़े मंदिर में, और किन किन का गुरु जी ने अलाउ करवा। हम तो अपनी संगत को ही जानते हैं, बट इसके अलावा देवी देवताओं के अंदर कौन कौन आते हैं गुरु जी के दर्शन लंगर के लिए। गुरु जी कहते थे जैसे कि दर्शन लंगर खाने के लिए भी देवता एक लाइन बना के खड़े होते हैं बड़े मंदिर में। तो ये तो गुरु जी जाने, बट ये पक्का उस दिन पर विश्वास हो गया कि ये कितना ऐसे अद्भुत प्लेस है, इसमें ये नहीं है कि जो मर्जी आके चला जाए, अंदर चला जाए। और फिर हमारे मंत्र में कितनी शक्ति है, एक मंत्र पूरा खत्म होने से पहले वो कितनी होंगी, हंड्रेड्स ऑफ सोल्स होंगी जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये गुरु जी का है। गुरु जी का ये जो पांचवा कार्य है, जिसको हम बोलते हैं सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये एग्जाम्पल है अनुग्रह का। वहाँ जिन्होंने गुरु जी ने हम सबको मोक्ष दिलाया और वहां से वो आत्मा फ्री होके चली गई थी। ये अनुग्रह का जो है, ये दात सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के हाथ में है, किसी अन्य देवी देवताओं के हाथ में नहीं है, रुद्र जी के भी हाथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु, ये दात अनुग्रह की हमारे गुरु जी के ऊपर सदाशिव महाशिव जिनको बोलते हैं, उन्हीं के हाथ में है, उन्होंने रखी हुई है। और इस दात के भी हम कभी और भी सत्संग सुनाएंगे। और संगत जी, ये एक हमारा बड़ा मंदिर, एक it is one of the it is the most pious place on this planet as on today, जहाँ द्वादश शिवलिंग की शक्ति एक शिवलिंग में है, जहाँ जहाँ ईश्वर ने खुद खड़े होके खुद उनकी निगरानी के अंदर ये सब बना है। और उसके एक एक पत्ते में, उसके एक एक जगह गुरु जी जैसे कहते थे कि इस मंदिर के पास से भी कोई गुजर जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। तो ये बिल्कुल बात प्रूव होती है। और मेरे का टाइम काफी हो गया, नहीं तो मेरे का टाइम खत्म हो गया तो यही विराम लेंगे, पर इससे भी जुड़े हुए और खत्म हुआ, आप जितना मर्जी शेयर कीजिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप 2-3 सत्संग जिससे आप शिव पुराण का सुना रहे थे तो आप प्लीज कंटिन्यू, एंड नॉर्थ पोल वाला प्लीज जरूर सुना दीजिए, आज बहुत मन है सुनने का। एंटार्क्टिका वाला, हाँ जी, एंटार्क्टिका में का ये सत्संग है। एक्चुअली मैं 91 टू 96 देहरादून में पोस्टेड था, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी। मैं ग्रुप डायरेक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो हमारे अंटार्कटिका में इंडिया का मैत्री स्टेशन है, ऐसा सब जानते होंगे। और वहाँ हर साल मिशन जाता है, वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं वहाँ से। तो उनका जो कम्युनिकेशन था वो नेवी प्रोवाइड करती थी बैक टू इंडिया फ्रॉम अंटार्कटिका मैत्री स्टेशन। बट प्रोपोगेशन कंडीशन, बिकॉज ऑफ द प्रोपोगेशन कंडीशंस, जो वो फ्रिक्वेंसी और जो मोड यूज करते थे उससे बहुत अच्छा नहीं था। विंड एक दिन के अंदर मुश्किल से हाफ एन आवर 45 मिनट्स, एंड इफ यू आर लकी 1 आवर का एक टाइम स्लॉट मिलता था, जबकि अंटार्कटिका मैत्री स्टेशन से इंडिया में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता था, और वो भी वो मोर्स कोड में करते थे, वॉइस में नहीं करते थे। तो ये चला आ रहा था और बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम था। जब हमको पता लगा तो हमने ये ऑफर किया कि डीआरडीओ ने ऑफर किया कि हम आपको अंटार्कटिका से बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अगर हमें दें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम फिर के हमारे पास आ गई कि अंटार्कटिका में आप स्टेशन सेटअप करिए जो कि इंडिया से कर सके और बेटर देन दिस। तो हमने टीम बनाई
इक्विपमेंट लिया और बड़ी सक्सेसफुली फर्स्ट ईयर हमने वहाँ भेजी, जिन्होंने अपने नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा के वहाँ से हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया और कई घंटों तक का कम्युनिकेशन हम देते थे और वॉइस भी देते थे। सबके घर वालों से बात करवा देते थे देहरादून से अपनी लेबोरेटरी से रिले करके, तो बिल्कुल ठीक था। तो उससे नेक्स्ट मिशन के अंदर जब हम अंटार्कटिका के जाने की तैयारी थी, तब हमारे लेबोरेटरी के अंदर एक देशमुख अंकल हैं, वो शिव जी के बहुत बहुत जबरदस्त भक्त हैं। वो इतनी भक्ति करते हैं, मतलब घर जाने के बाद भी 6-6 घंटे डेली बिना पूजा के नहीं सोते हैं वो। कहीं उनको टेम्परेरी ड्यूटी में भेजो तो अगर बस में भी खड़े होंगे तो बस में लटकते हुए भी ये अपना कुछ ना कुछ जाप चलता ही रहता था उनका। कट्टर भक्त, जैसे रात दिन सिर्फ प्रभु के लिए। तो वो मेरे केबिन में आए और वो बोले कि गुप्ता जी, हम अंटार्कटिका में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे कि हम अंटार्कटिका का अगर इस जो हमारा जा रहा है, हम इसके साथ अगर हम शिवलिंग भेज दें और वो हम वहाँ अंटार्कटिका स्टेशन पे लगा दें तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ। अब बड़े धर्म संकट की बात थी। हाँ कहूँ और मैं परमिशन मांगू डायरेक्टर से तो चांस ही नहीं है। साइंटिफिक मिशन, ओके, और वो जगह ऐसी है जो इंटरनेशनल उसमें आती है, किसी एक कंट्री की जगह नहीं है। और ये कहीं न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि हम शिवलिंग स्पिरिचुअल चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं और इंडिया के साइंटिफिक मिशन के साथ, तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और मतलब जॉब तक के लिए खतरा है ये तो। और ना करूं तो भोलेनाथ शिव जी कैसे मना करूं? तो भगवान जाने कहाँ से हिम्मत आई, अपने में तो हिम्मत नहीं थी, उन्होंने ही, गुरु जी ने ही हिम्मत दी होगी उस वक़्त। तो हमने कहा कि ठीक है, एक शर्त है हमारी कि कोई लैब में जो भी टीम है 10 मेंबर, उनके अलावा किसी एक नेक्स्ट बंदे को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग डायरेक्टर, ओके, किसी को नहीं बताना चाहिए। और जो हम एंटीना के और इक्विपमेंट के पैकेज लेके जाएंगे, उन्हीं कार्टन्स के अंदर बीच में उसको लेके जाना है और सब बिल्कुल चुप रहेंगे जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचा। डर ये था कि अंटार्कटिका जाने के लिए कई कस्टम्स को पार करना पड़ता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल वाटर में जाने में बहुत स्ट्रिक्ट कस्टम्स होता है, तो कहीं भी वो पकड़ा गया बीच में तो दिक्कत होगी। पर जैसे प्रभु की इच्छा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। पता नहीं गुरु जी ने कहाँ से शक्ति दी। तो उन्होंने देशमुख जी, हमने कहा कि करो देशमुख जी, देखो आप करो, फिर इंतजाम करो आप। तो उन्होंने इतना बड़ा होगा शिवलिंग, ऑलमोस्ट मोर देन 40 kg, वो उसको लेके आए। उसकी उन्होंने फिर प्राण प्रतिष्ठा की, पूरी पूजा की। चावल में रखा एक दिन, फिर उसके बाद शहद में रखा, फिर घी में रखा। लाइकवाइज जो भी उसका प्रोसीजर है और विधिवत पूजा जिसे बोलते हैं, प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा उन्होंने हमारे डील कॉलोनी के अंदर, हमारे घर के पास ही थे, वहाँ उन्होंने पूरी वो संपन्न करी। नंदी जी ली, त्रिशूल लिया, वो सब लिया और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके उनको रैप करके वुडन के कार्टन्स के अंदर पैक कर दिया, एज इन द फॉर्म ऑफ द इक्विपमेंट ओनली। संगत जी, वो बिना किसी कस्टम चेकिंग के, बिना किसी हल्की सी भी चूम चपड़ के, वो पूरा का पूरा यहाँ से होता हुआ गोवा से, मतलब अंटार्कटिका तक, मैत्री स्टेशन तक पहुँच गया और विदाउट एनी हैसल एट ऑल। फिर अंटार्कटिका में जो हमारी टीम थी, फिर उन्होंने जहाँ हमारा मैत्री स्टेशन है उसके जस्ट पास के अंदर एक झील है, क्या नाम है? प्रियदर्शनी झील है उसका नाम। ब्लू वाटर की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर झील है। हाँ, ये दिखाइएगा। तो ये मैं दिखाता हूँ, पता नहीं किसको दिखेगी कि नहीं। ये अंटार्कटिका की है, पीछे झील है ये, और ये उसका किनारा है, और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्लेटफॉर्म के ऊपर वो शिवलिंग है और वो बना हुआ है, नंदी जी है और उनके सामने नंदी है और त्रिशूल है। तो वो प्रियदर्शनी लेक और उसके मैत्री स्टेशन के बीच में, तट के ऊपर, बहुत ही सुंदर जगह में उन्होंने उसको
स्थापित किया। स्थापित करने में एक और फोटो दी है। हाँ, ये आप देख सकते हैं क्लोज, और देखिए क्लोजअप नज़र आएगी, पीछे झील नज़र आ रही है, और ये शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है ये, और नंदी जी बैठी हुई हैं, क्लियर नज़र आ रही है। तो क्योंकि वहाँ ठंड के अंदर, माइनस टेम्परेचर के अंदर नॉर्मल सीमेंट है, वो तो डस्ट बन के एकदम उड़ जाता है सूखने पे, तो उन्होंने जो भी स्पेशल यूज़ किए करके, मेहनत करके इसको स्थापित किया। इसकी डेट भी थी मैंने लिखी हाँ, हुई, ये है ना? तो 12 हाँ, दिसंबर। दिसंबर में थी, 9 दिसंबर बजे रात को 93, ये दिखा है 94, 94 94 दिसंबर को रात के 9 बजे रात के 28 9 दिसंबर बजे को हमारे IST के हिसाब से दिसंबर 28 दिसंबर रात के 9 बजे ये उनका वहाँ स्थापित हुआ, और तब से ये वहीं है। और उसके बाद किसी ने मेंशन नहीं किया, ये हमारा टीम से था कि तुम्हें बोलने का नहीं है, आराम से जो कुछ पूजा करनी है करो, जो कुछ करना है, पर हल्ला नहीं मचाना, इसके बारे में लगाया नहीं करना। 28/12/94, हाँ। तो ये तब से शिवलिंग स्थापित है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो गए, उन्होंने, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये कब लगा, क्या हुआ, और परमिशन से लगाया नहीं लगाया, क्या किया क्या नहीं किया। पर ये गुरु जी की महिमा, उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता है, उनके कार्य को कौन रोक सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर ये बात मैं अभी तक चुप रहा, मैं कभी किसी को बताता नहीं था। ये अभी इस बार शिवरात्रि इस अब की बार शिवरात्रि को, जो इससे पहले जब ये प्लेटफॉर्म मिले में, तो मन में आया कि नहीं आज डिस्क्लोज कर दे कि ये शिवलिंग है। और उस शिवलिंग का नाम क्या है, बहुत प्यारा नाम रखा है, गौरीश्वर महादेव। गौरीश्वर महादेव। गौरीश्वर, गौरी के ईश्वर महादेव, गौरीश्वर महादेव, बड़ा प्यारा नाम है। तो वो गौरीश्वर महादेव शिवलिंग गुरु जी खुद ही हैं, उन्हीं की कृपा से वो अंटार्कटिका में भी बैठे हैं, और चल रहा है। अब क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है, पर बड़ा मन पुलकित होता है जब कभी हम सोचते हैं कि अंटार्कटिका में भी गुरु जी शिवलिंग फॉर्म में, अपने निराकार रूप में वहाँ बिल्कुल विराजमान है। जय गुरु जी, सबका शुक्राना, संगत का बहुत बहुत शुक्राना, आज्ञा जय लेंगे। गुरु जी।